जो हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ब्लड प्रेशर है और इसके रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपने भी हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सबसे पहले आता है व्हाट इज ब्लड प्रेशर, डेफिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं? कल मैंने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आपको बताया था। वेन्स एंड आर्टरीज जो होती है दोनों ब्लड वेसल्स हैं। तो लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड, क्योंकि हार्ट से ब्लड वेसल्स की तरफ ब्लड जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है जब कोई लिक्विड को अगर फोर्स से पाइप के अंदर भी हम पानी को किसी फोर्स से डालते हैं तो उसके दीवारों पे जो है उस पर भी प्रेशर पड़ता होगा। वही चीज यहाँ पे भी आपको समझनी है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, क्योंकि ब्लड वेसल्स की वॉल्स को ये प्रेशर डालता है। कौन? ब्लड, क्योंकि जब तेजी से पंप करेगा हार्ट तो प्रेशर तो जाना ही है। दैट इज ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर के नॉर्मल पॉइंट होते हैं वो लेस देन 120। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो ब्लड प्रेशर होता है जिस टाइम पे ब्लड हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड जो हमारा एओर्टा की तरफ जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाएगा, इसलिए प्रेशर भी चाहिए होता। प्रेशर होना जरूरी भी है, कोई भी इंसान बिना ब्लड प्रेशर के जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन ये है कि उसका जो वैल्यू कितना है ब्लड प्रेशर का, ये ज्यादा हो जाता तो हाइपरटेंशन होता है। ब्लड प्रेशर इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि हार्ट अगर प्रेशर से ब्लड को पंप नहीं करेगा तो हमारे जो पार्ट्स है, क्योंकि हार्ट से बहुत दूर, ऐसे पैर हैं, हाथ हैं, ये बहुत दूर दूर हैं हार्ट से, तो हार्ट को एक प्रेशर मारना पड़ता है जिस वजह से कि ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में चले जाए और बॉडी की नीड्स को कंप्लीट करे। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? जिस टाइम पे सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट समझ लीजिए, जब हार्ट के वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का वैल्यू होता है 120, क्योंकि ब्लड वेसल्स पे प्रेशर पड़ रहा है। जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड हार्ट से आर्टरीज की तरफ जाएगा या ब्लड वेसल्स की तरफ जाएगा तो उस टाइम पे ऑब्वियस सी बात है ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए इसका वैल्यू होता है 120 mm ऑफ एच जी। एच जी जो है इसका यूनिट है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जिस टाइम पे हार्ट रिलैक्सेशन की पोजीशन में रहता है उस टाइम पे प्रेशर होता है 180 mm ऑफ एच जी। अब फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं? जैसे एज है, ज्यादा होने के साथ आप देखते हो कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि उस टाइम पे काफी सारी चेंजेस हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इसलिए। और जेंडर में इफेक्ट करता है। फीमेल में बेसिकली ब्लड प्रेशर कम रहता है मेल के अकॉर्डिंग। मेल आपने देखा होगा कि मेल को हाइपरटेंशन की शिकायत ज़्यादा होती है फीमेल के कंपैरिजन में। इमोशन से, अगर आप ज़्यादा इमोशन आपके जो ज़्यादा हैं, आप थोड़ा टेंशन में रहते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। और डायरेनल वेरिएशन होता है यहाँ पे, ये ब्लड प्रेशर। अब देखेंगे व्हाट इज हाइपरटेंशन। एज पर द ईसीसी 2017 गाइडलाइंस, हाइपरटेंशन क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ईसीसी क्या है? अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, एक बॉडी है जो कि कोई भी गाइडलाइंस डिफाइन करती। कोई भी गाइडलाइंस, जो भी कोई भी बॉडी होती है गाइडलाइंस निकालती है, उसी के अकॉर्डिंग जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं वो अपना काम करते हैं, उसी तरीके से डिफाइन करते हैं। अब देखिए एज पर ईसीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या है ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है? लेस देन 120 mm एच जी जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज लेस देन 180 mm एच जी। एलिवेटेड क्या है? एलिवेटेड मतलब बढ़ा हुआ थोड़ा सा। इसको हाइपरटेंशन नहीं करेंगे, इसे थोड़ा सा बढ़ा हुआ कहेंगे। हाइपरटेंशन की कंडीशन दूसरी है, इसमें 120 टू 129। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 टू 129 mm एच जी के बीच में रहता है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक लेस देन 180 mm एच जी के बीच में रहता है, तो इसको हम हाइपरटेंशन नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे एलिवेटेड, मतलब हल्का बढ़ा हुआ। स्टेज 1 हाइपरटेंशन क्या है? अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 टू 139 mm एच जी रहता है सिस्टोलिक, एंड डायस्टोलिक 80 टू 89 mm एच जी रहता है, तो इसको कहेंगे स्टेज 1 हाइपरटेंशन। स्टेज 2 हाइपरटेंशन हम किसको कहेंगे? जब आपका ब्लड प्रेशर 140 या तो 140 या मोर देन 140 mm एच जी रहता है सिस्टोलिक, एंड डायस्टोलिक मोर देन 90 और 90 mm एच जी रहता है, इसको कहेंगे हम स्टेज 2 हाइपरटेंशन। यहाँ पे आपका मेडिकेशन की जरूरत पड़ने वाली है। हाउ द ब्लड प्रेशर कैलकुलेटेड। अब ब्लड प्रेशर की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है उसको समझ लेते हैं। ब्लड प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है जिसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ब्लड प्रेशर। अब कार्डियक आउटपुट क्या है? 1 मिनट के अंदर जितना भी ब्लड हार्ट के द्वारा हमारे ब्लड वेसल्स को दिया जाता है, ब्लड वेसल्स को एक्सर्ट किया जाता है, उसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट। इसको कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्लड एक्सर्टेड बाय द हार्ट इन 1 मिनट।
या पर मिनट इसको कहते हैं। पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है, अब आपको पता है रेजिस्टेंस के बारे में, अगर आपने पढ़ाया होगा जहां जहां मोशन होता है वहां रेजिस्टेंस होना जरूरी हो जाता है। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ये कॉज करेगा, इसको कहते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला हमारे पास है ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब देखते हैं कार्डियक आउटपुट जो हमारा इसका सबसे पहला था पॉइंट, उसको देखते हैं कि कैसे कैसे किन किन चीजों पर डिपेंड करता है या फैक्टर अफेक्टिंग द कार्डियक आउटपुट। इसको कहते हैं रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जितनी तेजी से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जितनी तेजी से हार्ट रेट बढ़ेंगी, उतना ज्यादा जो है हमारा रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। अगर रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होगा या हार्ट रेट कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारा कार्डियक आउटपुट कम होगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो हाइपरटेंशन भी कम होगा। वेनस रिटर्न, अब वेनस रिटर्न क्या होता है, अब देख ये समझ लेते हैं। वेनस रिटर्न जो होता है, वेन से हमारे हार्ट को जो ब्लड आता है उसको कहते हैं वेनस रिटर्न। ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्लड रिटर्न इनटू राइट एट्रियम, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उस पर डिपेंड करता है हमारा ब्लड प्रेशर आगे कितना होने वाला है। क्योंकि वेनस रिटर्न अगर ज्यादा होगा तो ब्लड हमको ज्यादा हार्ट भी बाहर भी ज्यादा डालेगा, मीन्स एओर्टा की तरफ ज्यादा ब्लड जाएगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। वेनस रिटर्न ब्लड वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अब जितना वॉल्यूम ब्लड हार्ट के अंदर अगर ब्लड ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर भी ज्यादा, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम ब्लड का अगर एक्सर्टेड होगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि कार्डियक आउटपुट ज्यादा हो जाएगा। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, अभी देखते हैं कितनी तेजी से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अभी कोई भी चीज अगर तेजी से प्रेशर मारे, कॉन्ट्रैक्ट तेजी से करेगी तो प्रेशर ज्यादा तेजी से मारेगी, इसलिए इसलिए फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। और हाइपरटेंशन का हार्ट ब्लड प्रेशर का हमने फॉर्मूला पढ़ा है कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस। इट मींस अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, ये है हमारा कार्डियक आउट के फैक्टर। उसके अलावा पेरिफेरल रेजिस्टेंस, पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो मैंने बताया कि अगर कोई चीज प्रेशर मारेगी हमारे वॉल्स पर, वेन्स या जो हम ब्लड वेसल्स की वॉल पर, तो वहां से भी एक एक फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, जो कि रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, वो रेजिस्टेंस पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है, मतलब पेरिफेरल मतलब जो कि हमारी ब्लड वेसल्स द्वारा डाला जाता है। वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ल्यूमेन साइज ऑफ ब्लड वेसल। अब देखो ल्यूमेन क्या होता है, ल्यूमेन होता है उसका उसका अंदर कितना स्पेस है। अगर ल्यूमेन साइज छोटा होगा, या जैसे कह सकते हैं अगर पाइप मोटी होगी तो उसमें ब्लड आसानी से चले जाएगा ज्यादा भी। अगर ल्यूमेन साइज कम होगा या पाइप हमारी पतली होगी तो उसमें प्रेशर ज्यादा लगेगा, उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, क्योंकि पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब विस्कोसिटी ऑफ ब्लड है, विस्कोसिटी मतलब थिकनेस ऑफ ब्लड, अगर थिकनेस ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, वेलोसिटी ऑफ ब्लड, उसका लास्ट में इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड। अगर जो हमारा ब्लड वेसल्स हैं वो इलास्टिक होंगी तो उसमें प्रेशर कम पड़ेगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा, इट मींस ब्लड प्रेशर भी कम होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज सिस्टम रेगुलेटिंग द बीपी। कौन कौन से सिस्टम है जिससे ब्लड प्रेशर हमारा रेगुलेट होता है। इसमें तीन सिस्टम बेसिकली आते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये क्या है, रास सिस्टम भी इसको कहते हैं। इन चीज़ों के बारे में ब्रीफ में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। बाकी आप बेसिकली ये समझ लीजिए ब्लड प्रेशर को फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एक तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, फैक्टर नहीं है ये, रेगुलेशन है, सिस्टम है बॉडी के अंदर। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब देख लिए नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं। नर्वस सिस्टम दो टाइप के पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के फिर दो पार्ट में डिवाइड होता है, सोमैटिक। सोमैटिक मीन्स जो कंट्रोल और वॉलंटरी फंक्शन, जैसे कि जो हम अपने खुद से कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है, उनको कहते हैं वॉलंटरी फंक्शन। जो सोमैटिक सिस्टम का ये काम, जैसे दौड़ना है, भागना है, रुकना है, वो हमारे हाथ में है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ऑटोनॉमिक कॉज और इनवॉलंटरी फंक्शन। इनवॉलंटरी फंक्शन मतलब जो कि हमारे हाथ में नहीं है, जैसे हम हमारे हाथ में सांस रोकना नहीं है, हार्ट बीट रोकना हमारे हाथ में नहीं है। ये सारी चीजें होती हैं इन्वॉलंटरी। इनको कौन फंक्शन करता है, रेगुलेट करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर टू पार्ट में डिवाइड होता है, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको एसएनएस भी कहते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इट कॉल्ड पीएनएस। अब देखते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, एक्शन, अपोज
टू ईच अदर। इन दोनों के एक्शन क्या है, दोनों के एक्शन एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। एक और एट अ टाइम वन सिस्टम डोमिनेट ओवर द अदर। एक टाइम पे क्या करता है, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के ऊपर डोमिनेट करता है। एक अगर बढ़ाएगा, एक कम करेगा। इस तरीके से ही एक दूसरे के अपोज में काम करते हैं। ये है हमारा एसएनएस एंड पीएस। अब देखते हैं कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए। अब इसके अंदर कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं, देखिए एसएनएस के अंदर हो गया नॉर एड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसमें एड्रेजेनिक एड्रेनर्जिक, ठीक है, ये होता है रिसेप्टर। रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं, एड्रेनर्जिक अल्फा 1, एड्रेनर्जिक अल्फा 2 एंड अल्फा बीटा 1 एंड बीटा 2 होता है। पीएनएस के अंदर कौन कौन होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है और कोलिनर्जिक रिसेप्टर होता है, इसमें निकोटिनिक एंड मस्केनिक होता है। इस देखें लोकेशन क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर्स की, जो कि मैंने बताया आपको। इनकी लोकेशन कौन कौन, अल्फा 1 क्या होता है, ब्लड वेसल्स में होता है। ब्लड वेसल्स में क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन मीन ये कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब है, समझ लो कि आप दबाना या उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो मतलब वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन, आप समझ सकते हैं, बहुत इजी है समझने के लिए। अल्फा 2 क्या है, ये है प्रीसिनेप्टिक साइड में होता है। ये क्या होता है, वेसोडाइलेशन। प्रीसिनेप्टिक साइड में होता है ये कौन सा, अल्फा 2। ये क्या था, वेसोडाइलेशन। जैसे मैंने बताया कि दोनों के अपोज हैं एकदम एक दूसरे के, ये कॉन्स्ट्रिक्शन करता है तो ये डायलेशन करता है, ठीक है। बीटा 1 कहाँ होता है, हार्ट में होता है। क्या करता है, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट करता है, इंक्रीज करता है रेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को, ठीक है। पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, अगर क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट पॉजिटिव होगा तो रेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इंक्रीज होगा, और अगर ये नेगेटिव होगा तो ये रेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन डिक्रीज होगा। और क्या क्या करता है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट क्या करता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को भी बढ़ाता है। अगर नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होगा ये तो रिड्यूस करेगा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन डिक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट होता है कि इम्पल्स कंडक्शन को भी इंक्रीज कर देता है। अगर नेगेटिव होगा तो इम्पल्स कंडक्शन को ही कम कर देगा। इम्पल्स कंडक्शन मैंने आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर बताया था कि इम्पल्स कैसे जनरेट होती है, इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है। किडनी में क्या होता है, रेनिन सिक्रेशन। रेनिन सिक्रेशन भी डिपेंड करता है, क्योंकि रास सिस्टम जो है वो रेनिन पे ही पूरा पूरा हमारा डिपेंड है। रास सिस्टम के बारे में हम आपके पढ़ेंगे। बीटा 2 क्या होता है, बीटा 2 पाया जाता है हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर। इसका भी काम क्या है, भी वेसोडाइलेशन करता है जैसे अल्फा 2 की तरह। और हमारा ब्रोंक्यूल्स में पाया जाता है। ब्रोंक्यूल्स कहाँ होती है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ब्रोंक्यूल्स पाई जाती हैं। ये क्या होता है, ब्रोंको डायलेशन करता है, ब्रोंको, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पाया जाता है, रिलैक्सेशन करता है। जीआई ट्रैक्ट के अंदर पाया जाता है, डिक्रीज करता है टोन मोटिलिटी एंड डिक्रीज द सिक्रेशन करता है, ठीक है। मोटिलिटी को डिक्रीज करता है और सिक्रेशन को भी कम करता है, कौन, बीटा 2। उसके बाद ये हार्ट का इफेक्ट, ये मैंने आपको बता दिया, क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, आइनोट्रोपिक एंड ड्रोमोट्रोपिक। क्रोनोट्रोपिक मतलब रेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन। अगर पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होगा तो रेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ जाएगा, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होगा तो रेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन कम हो जाएगा। क्रोनोट्रोपिक आप सीधे सीधे समझ लीजिए, क्रोनोट्रोपिक इट क्या है, ये क्रोनोट्रोपिक मींस रेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, आइनोट्रोपिक मींस फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, ड्रोमोट्रोपिक मींस इंपल्स कंडक्शन। अगर पॉजिटिव होगा इसमें से कोई भी तो सारी चीजें बढ़ जाएंगी, नेगेटिव होगा तो कम हो जाएंगी। इनको रेगुलेट कौन करता है, एसएनएस पीएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन, ये आप एसएनएस पीएस, ये मैंने आपको बताया था रिसेप्टर्स के अंदर। किडनी का इसलिए दिया हुआ है, रेनिन सिक्रेशन बढ़ाएगा तो रास बढ़ाएगा। एसएनएस पीएनएस का वैसोडाइलेशन करता है, लेकिन पीएनएस का किडनी के ऊपर या रेनिन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे नो इफेक्ट लिखा हुआ है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और कमेंट जरूर कीजिए आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच।